नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अजय भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 के ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज के टॉपिक को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो देख के आनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो पूरा चैप्टर है उसका नाम ही है आपका फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फ्रेम करने के बारे में बात करी गई है और जो टॉपिक है वो मीनिंग कर रहा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस चीज को सिग्निफाई करा जा रहा था, किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। इस टॉपिक से आने वाले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राइट अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जब बात करी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उनके दो मेजर कंट्रीब्यूशन थे। एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्लेस करना और दूसरा था नेशनल फ्लैग के रेजोल्यूशन को प्लेस करना। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर बेसिकली हम सिंपल मीनिंग देखें ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में मीनिंग हम सभी को पता है कि हमारा गोल, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम एट एंड क्या पाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का भी बेसिक मीनिंग वही है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके अंदर कौन कौन से आइडियल्स को प्लेस करा जा रहा था। तो दोस्तों आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप देखोगे 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्लेस करा गया था आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्लेस करा था और इसके ऊपर बातचीत हुई थी। आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेसिकली माना जाता था आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बताया गया था कि जो फ्यूचर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है उसके आइडियल्स क्या क्या होंगे, उसके बेसिक्स क्या क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप देखोगे आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर इंडिया को प्रोक्लेम करा गया था, मतलब कि इंडिया को माना गया था एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक के तौर पे सिंबलाइज करा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। आप देखोगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर गारंटी करी गई थी फॉर इट्स सिटीजन्स कि आपके जो सिटीजन्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको गारंटी करी जाती है ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। मतलब कि इंडियन सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की गारंटी दी जाती है। साथ ही साथ में आप देखोगे सेफगार्ड्स भी मेंशन करे जाते हैं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटीज जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस हो गए, ट्राइबल ग्रुप्स हो गए और ऐसी माइनॉरिटी ग्रुप्स, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये भी मेंशन था कि सभी कम्युनिटीज को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम मिलने के साथ ही साथ ऐसी कम्युनिटीज जिनको सेफगार्ड मिलने चाहिए उनको एडिक्वेट सेफगार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक बात कही कि पहले बहुत सी मूवमेंट्स हुई हैं, पहले बहुत से रेवोल्यूशन हुए हैं, जैसे कि अमेरिकन हो गए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इन मॉडल्स को, इन फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन के मॉडल को अपना बेस नहीं बनाने वाले। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं को अपना बेस बना के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने वाले हैं। आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा नॉट टू बी यूज्ड एज अ ब्लूप्रिंट, कि ये जो आपके मूवमेंट्स थी, ये जो रेवोल्यूशन थे डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज के, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये क्लियर कर दिया था कि हम इनको अपने ब्लूप्रिंट के तौर पे यूज नहीं करने वाले। ठीक है, यूज नहीं होने वाले आपके ये। इसी के साथ साथ आप देखोगे वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने मेंशन कर दिया कि हम कॉपी नहीं करने वाले बिल्कुल भी, चाहे फिर वो कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज क्यों ना हो गई हो, हम उनसे कॉपी नहीं करेंगे। हम उनसे आप कह लीजिए अडॉप्ट जरूर करेंगे, कुछ आइडियल्स को, कुछ बेसिक्स को हम अडॉप्ट जरूर करेंगे, लेकिन हम पूरा का पूरा कॉपी बिल्कुल नहीं करने वाले। ऐसा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन करा गया था। आप देखोगे आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया था कि वी विल लर्न फ्रॉम द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ द वेस्ट, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो हमसे बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हैं,
हम उनके अचीवमेंट्स और साथ ही साथ फेलियर से सीखेंगे और तब कहीं जाके अपने कंट्रीज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने जो फेलियर करा उसको सही करके और जो अचीवमेंट्स थी उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से आप कह लीजिए इंप्लीमेंट करी जाएगी इंडिया के अंदर। साथ ही साथ आप देखोगे फ्यूजन ऑफ लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी विद सोशल आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को ही प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था, डेमोक्रेसी के ऊपर ही आप कह लीजिए बेस नहीं दिया जा रहा था। डेमोक्रेसी के लिबरल आइडियाज के साथ ही साथ इकोनॉमिक जस्टिस के सोशलिस्ट आइडियाज को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। मतलब कि इन दोनों का फ्यूजन करा जा रहा था ताकि आपके जो सिटीजन्स हैं उनको डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स के साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और इसी के अंदर आप देखोगे कि आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन करा गया था कि वी विल वर्क फॉर पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वहां पे इंडिया में पीस और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए काम करेगा। मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही बता दिया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होने वाला है, हमारे ऑब्जेक्टिव यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी एक टॉपिक का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे टॉपिक द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आपका राइट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई कहां से और साथ ही साथ में उसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे इस टॉपिक के अंदर बेसिकली दो पर्सनैलिटीज हैं जो अपने अपने आप कह लीजिए ओपिनियन को सामने रख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, तो जो पहले पर्सन है वो है आपके सोमनाथ लहरी, जो कि कम्युनिस्ट थे। सोमनाथ लहरी कहते थे कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर ब्रिटिश हैंड है। मतलब कि आपके सोमनाथ लहरी ये कहना चाहते थे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर अभी भी ब्रिटिशर्स का हाथ है। अभी भी जो डेलिब्रेशंस होते हैं, जितने भी डिस्कशंस होते हैं, जितने भी टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, उसमें जो एंड रिजल्ट होता है वो आपके ब्रिटिशर्स का ही रहता है। मतलब कि सोमनाथ लहरी ये कहना चाह रहे थे कि भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई है बीइंग में, लेकिन वहां पे जितना भी डिस्कशन होता है, जो हम अपनी कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट उसके अंदर बात कर रही है अपने सिटीजन के लिए, लेकिन जो एंड रिजल्ट लिया जाता है, जो एंड डिसीजन लिया जाता है, वो किसके द्वारा लिया जाता है, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिया जाता है। इसलिए सोमनाथ लहरी कह रहे थे सभी आपके मेंबर्स को, वो अपील करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये जो बनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ये सिंबलाइज करा जा रहा है कि इंडियंस के पास कुछ पावर है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव पावर है, वो सोमनाथ लहरी कहते थे कि ये सभी झूठ है। आप सभी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दीजिए जिसके अंदर ब्रिटिशर्स का हाथ है। ओवर डेलिब्रेशंस, मतलब कि जितनी भी बातें होती थी, जितने भी डिस्कशंस होते थे, उसके ऊपर आपका ब्रिटिशर्स का हाथ रहता था। एंड रिजल्ट आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लिया जाता था। ठीक है, तो आप देखोगे आपकी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करी गई थी, जहां पे इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हेड करा जाता था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के हेड थे। तो जवाहरलाल नेहरू ही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातचीत करते थे। जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डेलिब्रेशन होती थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही हेड करी जाती थी। ठीक है, सभी डेलिब्रेशंस होती थी, सभी डिस्कशंस होती थी। फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक ले सकते हैं माइनॉरिटीज के बारे में। तो माइनॉरिटीज के बारे में जितनी भी बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट में बातें हुए, डेलिब्रेशंस हुए, कन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन एंड में जाके वो एक डिसीजन के ऊपर है, उन्होंने एक डिसीजन निकाला। लेकिन आप देखोगे एंड में वो जो डिसीजन आया था, अब वो आपके जो ब्रिटिशर्स है, जो ब्रिटिश वाइसरॉय है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो उसने इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो लागू होगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो लागू नहीं होगा। मतलब कि जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ एक आपकी पपेट थी, जो कि आपके कह लीजिए काम कर रही थी अंडर द डायरेक्शन ऑफ वाइसरॉय या फिर उनको गवर्नमेंट ऑफ लंदन, उनके अंडर काम कर रही थी। कितनी ही डेलिब्रेशन कर लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कितनी ही बातें कर लो, लेकिन जो एंड रिजल्ट था वो वाइसरॉय के द्वारा ही लिया जाता था। इसलिए सोमनाथ लहरी कह रहे थे कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमको इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में है और हम अपने पीपल के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, वहीं पे आप देखोगे नेहरू जी भी दूसरे पर्सन थे जो अपना पर्सपेक्टिव शो कर रहे थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो नेहरू जी ने कहा कि जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी जो
ताकतें हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहां से आई है? वो आई है इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स में से आई है इसकी स्ट्रेंथ। मेंबर्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो इन सभी आइडियल्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है, ठीक है, क्योंकि ये बेस थे हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का भी। तो आपके नेहरू जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहीं से, इन सभी आइडियल से ही अपनी स्ट्रेंथ को लेती है, ये उनके सोर्स है। वहीं पे आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू मेंशन करते हैं कि बहुत से सोशल रिफॉर्म्स भी चल रहे थे उस समय के टाइम पे। सोशल रिफॉर्म्स इन द सेंस आपके चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को अपोज करा जा रहा था, चाइल्ड मैरिज को अपोज करा जा रहा था। वहीं पे आपके विडो रिमैरिज को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेंस दी जा रही थी। इसी के साथ साथ आप देखोगे आपके बहुत से रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ज्योतिबा फुले जो कि डिप्रेस क्लास के लिए काम कर रही थी। स्वामी विवेकानंद आपके काम कर रहे थे हिंदू रिवाइवलिज्म के ऊपर। तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है कि सोशल रिफॉर्म्स थे, अलग अलग चीजों के ऊपर काम करा जा रहा था। और ये जो रिफॉर्म्स करे जा रहे थे, ये जो चेंजेस लाए जा रहे थे, ये किस लिए लाए जा रहे थे? ताकि हम सोसाइटी के अंदर चेंज कर सके और अपनी सोसाइटी को और ज्यादा बेहतर बना सके। ताकि आपके जवाहरलाल नेहरू ये सिंबलाइज करते हैं कि जो हमारी लड़ाई थी, जो हमारी इंडिपेंडेंस वॉर थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी, वो हम लड़ रहे थे क्योंकि हमको डेमोक्रेसी, जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, ये सभी चीजें चाहिए थी। हम स्ट्रगल कर रहे थे इन सभी के लिए, हम इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, हम स्ट्रगल कर रहे थे इन सभी आइडियल्स के लिए, इन सभी चीजों के एक्सेप्टेंस के लिए। आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि इंडियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 और 1935 के तहत इंडियन रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया था। आप देखोगे एनलार्जिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनके अंदर धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ा था इंडियंस का, ठीक है। जहां पे हमने बात भी करी थी कि 1935 में जब इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस को और आपके मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मिली थी। वहीं पे आपके 1946 के इलेक्शन में भी अच्छी खासी मेजोरिटी मिली थी। तो आप देखोगे आपके जवाहरलाल नेहरू ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये सभी जो टाइमिंग्स है, ये हमको इनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए कि पहले ये आया तब हमको पावर है, फिर ये आया, फिर ये आया। जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे थे कि इन सभी को एक कॉन्टिन्यूटी में लेके चलो, इसको एक साथ मानो, ये सभी आए तभी कहीं जाके हमको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। अगर हम पहली ही चीज के लिए नहीं लड़ते तो हमको आगे की चीजें नहीं मिलती और हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली है, भले ही उसमें ब्रिटिशर्स का हाथ है, ब्रिटिशर्स का डेलिब्रेशंस है, लेकिन जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, वो उसके मेंबर्स में से आती है। मेंबर्स काम कर रहे हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चल रही है, ठीक है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी मेंशन कर रहे थे, भले ही कुछ समय तक ब्रिटिशर्स का हाथ था डेलिब्रेशंस के ऊपर, लेकिन बाद में जाके वो हट जाता है। जैसे कि आप देखोगे लास्ट टॉपिक में हमने बात करी थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर भी नेहरू जी यही सिंबलाइज कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 के टॉपिक नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड एक पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 15 को ही आगे चलते हुए कंटिन्यू करेंगे।